फ्रेंड्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल और एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेबरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर प्रोसेसिंग में चल रहा है वो हेलो एल्केन और हेलो एल्केन, उसमें हमने मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन की बात कर ली थी। ट्राई हेलो एल्केन में हमने क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में चर्चा की थी। क्लोरोफॉर्म की हमने एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ी थी, कार्बिल एमीन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। अब आप आगे इसमें नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, वो रिएक्शन है राइमर टीमान अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमान अभिक्रिया, जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइमर टीमान अभिक्रिया कई बार तो नाम से ही पूछ ली जाती है, नैन रिएक्शन है, और कई बार रिएक्टेंट देकर आपसे प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, जब एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक फिनोल, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक फिनोल या बेंजेनोल या कार्बिनोल, इसके तीन नाम होते हैं फिनोल के। बेंजेनोल भी कहा जाता है, कार्बिनोल भी कहा जाता है और फिनोल भी कहा जाता है, या एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। तो एरोमेटिक अल्कोहल या फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस केओएस के आधिक्य में, क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस केओएस के आधिक्य में फॉर्मलीकरण द्वारा, ध्यान रखना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, फॉर्मलीकरण द्वारा अभिकृत कराया जाता है। उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक सैलिसिलिक एल्डिहाइड निर्मित होता है। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है, ध्यान देना। मैं इसको विद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, कंप्लीट रूप से हर चीज को जो रिमूव होगी इस रिएक्शन में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझ में आएगी। ध्यान देना, मैं रिएक्शन की बात कर रहा था कि रिएक्शन में क्या होता है कि फिनोल, जिसको अपन कार्बोलिक भी कहते हैं, कार्बोलिक या एरोमेटिक एल्कोहल या इसको फिनोल भी कहा जाता है, जब इसको क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3 और एक्वस केओएच के साथ अभिकृत किया जाता है तो उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड का। उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब इसमें से कितने मोल निकलते हैं? इसमें से निकलते हैं 2KCl निकलता है और HCl रिमूव होता है। आगे इसमें रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी होती है, उसमें 3KCl या 3H2O के रूप में कंपाउंड रिमूव होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज ये होती है कि ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। क्या है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का IUPAC भी पूछा जा सकता है। वो क्या होगा, देखो ध्यान दो इधर, यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है? एल्डिहाइड है, और यहाँ पर पूर्ण लगन के रूप में क्या है? एल्कोहल। एक नियम मैं आपको बता देता हूं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह आते हो, कितने आते हो? 2 अलग अलग क्रियात्मक समूह आते हो, तो उस क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा, जो वरीयता चार्ट होता है जो फंक्शनल ग्रुप का, उसमें सबसे ऊपर पाया जाता है। तो एल्डिहाइड लगभग 8वें या 9वें नंबर पर आता है, जबकि एल्कोहल 11वें नंबर पर आता है। इसलिए एल्डिहाइड का लगाते हैं हम अनुलगन। क्या लगाते हैं? अनुलगन लगाते हैं। और एल्कोहल का क्या लगाते हैं? पूर्व लगन शब्द हाइड्रोक्सी प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन एक चीज ये है, एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ध्यान देना, यदि किसी बंद हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, ध्यान देना, यदि किसी बंद हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से कोई कार्बन क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कैसा जुड़ा है? कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा है, तो उसका नामकरण करते समय कार्ब शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका शब्द का प्रयोग किया जाएगा? कार्ब शब्द का प्रयोग। और कार्ब शब्द प्रयोग में ले जाने के बाद या तो उस क्रियात्मक समूह का अनुलगन लगा दो या उस क्रियात्मक समूह का सामान्य नाम लिख दो। या मैं इसको क्या कह सकता हूं, अब देखो ये हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह नंबर 1 और नंबर 2। 2 पर क्या जुड़ रहा है? एल्कोहल जुड़ रहा है। एल्कोहल का क्या लगता है? पूर्व लगन लगता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। तो मैंने किस शब्द का प्रयोग किया?
कार्ब शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। तो यदि किसी बंध श्रृंखला में कोई कार्बन क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसका नामकरण करते समय कार्ब शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो वरीयता श्रेणी में ऊपर होता है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह, और जो वरीयता श्रेणी में नीचे होता है उसको प्रतिस्थापी मानकर उसका पूर्व लगन शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो ये रिएक्शन थी राइमर टीमान, जो किसके साथ संपन्न हुई, क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH के साथ। रिएक्शन किसके कौन कौन से रिएक्टेंट हुए, कार्बोलिक यानी कि फिनोल या एरोमेटिक एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एक्वस, KOH। इसका फॉर्मलीकरण, तीर के निशान के ऊपर क्या लिखेंगे हम, फॉर्मलीकरण। ये इस प्रकार रिएक्शन आ जाती है। यहां तक आपको एग्जामिनर दे देगा और कहेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का आपसे नामकरण भी पूछा जाए तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। तो मुझे लगता है आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको बताता हूं कि कैसे संपन्न हुई ये रिएक्शन, तो ध्यान देना। देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले ये होता है, हमने लिया था फिनोल। फिनोल में इस कार्बन के पास क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन। उसके बाद क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, Cl हो गया, ठीक है, ये हो गया H हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, यानी कि CH Cl3 हो गया। अब इसमें साथ साथ में मैं 2 मोल KOH की भी बात कर लेता हूं। तो अब ध्यान देना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां से तो क्या निकलेगा, HCl, क्या बाहर हो जाएगा, HCl, यानी कि हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाएगा, इस पर तो माइनस चार्ज, Cl इस कार्बन से लेके जाएगा, इस पर चार्ज प्लस कार्बन पर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और क्या बन जाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो माइनस में क्या कर दूं, यहां पर HCl निकल गया। अब देखिए यहां पर OH कितने हैं, 2, और Cl भी कितने हैं, 2, तो 2 OH, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, देखो इधर ध्यान दो, यहां पर K प्लस है और ये क्या हो गया, OH माइनस, तो K प्लस और Cl माइनस, यहां से क्या निकल गया, KCl। तो Cl के स्थान पर क्या जुड़ गया, OH माइनस। ऐसे यहां पर एक Cl है, एक K प्लस है, क्योंकि 2 मोल ले रखे हमने, तो उसमें से यहां से भी क्या निकल जाएगा, KCl। तो माइनस क्या कर दूं बताओ, 2KCl। समझ में आ गया बात। और आगे जब मैं इसमें लिखूंगा तो प्रोडक्ट क्या बचेगा, देखो जो बचेगा उसको जोड़ देते हैं। ये बच गई बेंजीन, बेंजीन के साथ OH, इससे क्या जुड़ गया, कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और इसी कार्बन से कितने OH समूह जुड़ गए, अब 2 OH समूह जुड़ गए। बताओ जुड़े कि नहीं जुड़े। अब देखो मैंने कहा कि भाई जब भी किसी कार्बन से एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह आता है तो वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसे होता है टाबरियो, अस्थायी होता है। और इसमें से क्या निकल कर जाता है, H2O निकल कर जाता है। क्या निकलता है टाबरियो, H2O निकलता है। और H2O जब निकलता है तो उस स्थिति में क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको नजर आ रहा होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या जाएंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ H, तो ये बन गया एसिड एल्डिहाइड। क्या बन गया, सॉरी सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बन गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का यूपीएससी मैंने आपको अभी पीछे क्लियर किया है, तो मेरे हिसाब से तो राइमर टीमान आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है देखते हैं, आगे क्या है। अगली रिएक्शन है असममित एल्कीन की या क्लोरोफॉर्म की CH Cl3 की असममित एल्कीन के साथ, असममित एल्कीन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म की जब असममित एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान दो इधर। मैंने कहा कि भाई CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्री एल्कीन है, असममित एल्कीन है। और असममित एल्कीन को यदि क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराया जाए और उत्प्रेरक के रूप में अगर आपको लिखा मिल जाए ROR, जिसको क्या बोलेंगे, खरास प्रभाव। क्या बोलेंगे, खरास प्रभाव। तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गया होगा कि खरास प्रभाव की उपस्थिति में
क्या होता है, कार्बन परमाणु तो हाइड्रोजन परमाणु तो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी कि कौन सा नियम लगा, मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम, सॉरी एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम। हाइड्रोजन तो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, और हेलोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो यानी कि नियम कौन सा लगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम, यानी कि प्रति मार्कोनिक ऑफ लॉ। और प्रति मार्कोनिक ऑफ के लॉ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, ये हो गया CH3, ये CH2, हाइड्रोजन में यहां जोड़ूंगा CH से तो क्या हो जाएगा CH2, बॉन्ड कैसा हो जाएगा सिंगल, और आगे क्या जुड़ जाएगा CCl3। और आईपीएस से आप जानते हो सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, प्रतिस्थापी को, 1 2 3 4 और 5। 1 से क्लोरो कितनी बार जुड़ रहा है, 3 बार, 1 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की, तो क्या आएगा, पेंट। कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 111 ट्राई क्लोरो पेंटेन। तो ये थी आपकी आयोडोफोरम की रासायनिक, सॉरी क्लोरोफोरम की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब मैं बात करता हूं कि जो क्लोरोफोरम होता है उसकी एक चार्ट के रूप में बात कर लेते हैं कि चार्ट किस प्रकार से बनकर आता है। कई बार छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं और उस चार्ट में से आपको प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो साथ में एक चीज और बता दूं, क्लोरोफोरम का उपयोग कहां कहां किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, यानी कि रिजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन रिएक्शनों की। हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है मैं उसको एक चार्ट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो देखते हैं वो चार्ट क्या है। सबसे पहले क्या होता है, हम एक CHCl3 को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। किसमें बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में। अब इसमें क्या होता है, यदि CHCl3 के साथ एक्वस KOH की हमने रिएक्शन पढ़ी है, एक्वस KOH की जब रिएक्शन पढ़ी तो क्या बना था, फॉर्मिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड, समझ में आ रही होगी। क्लोरोफोरम को RNH2 के साथ रिएक्ट कराया था, क्लोरोफोरम को RNH2 के साथ और एक्वस KOH के साथ या KOH के साथ रिएक्ट कराया था, साथ साथ में इसमें मैं लिख देता हूं, तो प्रोडक्ट बना था RN ट्रिपल बॉन्ड Cl की लाइसोसाइनाइड। क्लोरोफोरम को मैंने Ag चूर्ण के साथ रिएक्ट कराया था, तो क्या बनी थी, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और क्लोरोफोरम का यदि अपचयन कराया जाए, क्या कराया जाए, अपचयन, तो बनेगा मेथिलीन डाइक्लोराइड या मेथिलीन क्लोराइड निर्मित होता है। और साथ में एक रिएक्शन और होती है, यदि क्लोरोफोरम को, ध्यान देना, AgNO3 के साथ, AgNO3 के, लेकिन क्लोरोफोरम कैसा होना चाहिए उस स्थिति में, अशुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अशुद्ध, क्योंकि शुद्ध क्लोरोफोरम AgNO3 के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता, और जबकि अशुद्ध क्लोरोफोरम AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। तो AgCl का कैसा अवक्षेप बनता है, श्वेत अवक्षेप। तो ये थी क्लोरोफोरम की मेन अभिक्रियाएं, सारी मैंने आपको एक बार से पुनः चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दी है। तो आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे इसमें जब देखते हैं क्या क्या होता है, तो इसके आगे इसमें एक रिएक्शन और देख लेते हैं। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन की मैं बात करता हूं। देखो क्लोरोफोरम को, वैसे तो मैं आगे इसमें एक चैप्टर में आगे चर्चा करूंगा, फिरोन नामक एक यौगिक कंपाउंड बनता है, फिरोन कंपाउंड बनता है। वो ये कंपाउंड कैसे बनता है, यदि क्लोरोफोरम की क्रिया, मैंने कहा कि भाई क्लोरोफोरम की क्रिया 2HF यौगिक से कराई जाए, हाइड्रोजन फ्लोराइड से, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंट में कराई जाती है। तो देखो 2 Cl के स्थान पर क्या निकल जाएगा, जहां पर एक हैलोजन है, जहां पर एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, यानी कि एक तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और नाभिक स्नेही जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें CHClF2। क्या बनेगा, CHClF2। ये फिरोन बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में या प्रशीतक के रूप में, ठंडे के रूप में, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है C-1 H+1 और F। ये ध्यान रखना,
C-1 H+1 और F। तो देखते हैं इसमें कौन सा फिरौन बना। ये फिरौन निकालने का क्या है, फॉर्मूला है C-1 H+1 और F। इससे कोई सा भी फिरौन निकाल सकते हैं। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहां से कंपटीशन में, नीट में, IEEE में जो भी मेन एग्जाम होते हैं एडवांस वगैरह का, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि ये फिरौन का कौन सा रासायनिक सूत्र है या कौन सा फिरौन है। इस प्रकार की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लाइन में। प्रोडक्ट पूछे जाते हैं सीधे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें देखते हैं, देखो C कितना है, 1 है, तो 1 में से 1 घटाया कितना हो गया, 0। हाइड्रोजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 2। और फ्लोरीन कितना है, 2। फ्लोरीन कितना है, सीधा F बराबर कितना लिख दिया, 2। तो ये फिरौन कौन सा हो गया, 22। वैसे सामान्यतः 22 फिरौन के अंतर्गत नहीं आता है। 112 आता है, 113 आता है, 114 आता है, 111 आता है, 012 आता है। यानी कि इस तरह से निकालते हैं। ये तो मैंने आपको जनरली बताया था कि किसी तरह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए C2Cl3 और F3 है। क्या है, C2Cl3 और F3। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं, फिर देखो अच्छे से समझ में आएगा आपको। C2Cl3 और F3 है। मैंने कहा कि फिरौन निकालने का फॉर्मूला है C-1 H+1 और F। ये देखते हैं। अब इसको बताना है फिरौन कितना है। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है। मैंने कहा भाई ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये कार्बन, ये F और ये F। तो यहाँ पर F भी कितने हैं, 3 है। Cl भी कितने हैं, 3 है। और कार्बन कितने हैं, आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। कार्बन इसमें कितने हैं, 2 हैं। कार्बन कितने हैं भाई, 2 हैं। तो देखो फिरौन कौन सा निकल कर आता है, C-1। इसका मतलब क्या हो गया, 2 - 1। 2 - 1 बराबर कितना, 1। H कितना है, देखो हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो H कितना है, 0 + 1 बराबर कितना हो गया, 1। F कितना है, देखो 3। कितना है, 3। सीधा F कितना है, 3। तो यहां पर भी कितना लिखूंगा, 3। तो टोटल फिरौन कितना हो गया, 113। तो मुझे लगता है कि फिरौन निकालने का फॉर्मूला फिरौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसका उपयोग फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, यानी कि ठंडा के रूप में ठंडा करने के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म की असेंबली एल्कीन के साथ एक रिएक्शन मैंने आपको क्लियर की थी और टोटल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कंप्लीट कराई थी। अब मैं बात करता हूं आपसे आयोडोफॉर्म का एक निर्माण। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म बना, ऐसे क्या बनता है, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। आयोडोफॉर्म का निर्माण। आयोडोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, किसके साथ होती है हेलोफॉर्म निर्माण रिएक्शन, वो कार्बन यौगिक या वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 समूह जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो इधर भी CH3 जोड़ देता हूं और इधर भी CH3 जोड़ देता हूं। इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं क्लोरीन अणु के आयोडीन अणु के साथ 3I2 के साथ, और साथ में ले लेता हूं 3 NaOH के मोल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, CI3 और साथ में C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और साथ में क्या निकलता है, 3NaI के मोल, सोडियम आयोडाइड के मोल, और साथ में 3H2O। अब इसकी रिएक्शन ये बन गया ट्राई आयोडो एसीटोन। क्या बन गया, ट्राई आयोडो एसीटोन। और ट्राई आयोडो एसीटोन को पुनः किसके साथ अभिकृत कराया जाएगा, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये बन गया CHI3 और साथ में क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, जिसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। और आईयूपीएससी की बात करें तो सोडियम एथेनोएट, क्योंकि एस्टर क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहा है और एस्टर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या लगेगा, O8 लगेगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम एसीटेट। तो सामान्य नाम, और आईयूपीएससी सोडियम एथेनोएट। तो ये थी आयोडोफॉर्म का निर्माण। जब जैसे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन थी सारी, वैसे ही आयोडोफॉर्म की रिएक्शन होती है। उसी प्रकार आयोडोफॉर्म की रिएक्शन संपन्न होती है। तो देखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है।
अगर मैं इसको एक चार्ट के रूप में आपसे रिप्रेजेंट करूं तो चार्ट के रूप में क्या होगा भाई, बीच में क्या रखेंगे अपन, CHI3, क्या रखेंगे, CHI3। और CHI3 को किसके साथ अभिकृत कराया जाएगा, यदि मैं इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और मैं यदि RNH2 और KOH के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, क्या बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C। अब यदि इसी को मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊं, AgNO3 के साथ, ये मैं मजेदार पॉइंट है, ध्यान रखना, ये मजेदार पॉइंट है। उसमें तो क्या हो रहा था, जो क्लोरोफॉर्म था, शुद्ध क्लोरोफॉर्म, वो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि अशुद्ध AgNO3 के साथ रिएक्शन देकर AgCl का अवक्षेप देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो शुद्ध आयोडोफॉर्म होता है वो AgNO3 के साथ, क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, रासायनिक के साथ इसका विघटन हो जाता है, इसलिए आयोडोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील माना जाता है। और AgNO3 के साथ ये रिएक्शन देता है तो प्रोडक्ट बनता है AgI का पीला अवक्षेप, क्या बनता है टाबरियो, AgI का पीला अवक्षेप। और पीला अवक्षेप कैसा होता है, ये ठोस होता है, कैसा होता है, ठोस। पीला क्यों होता है क्योंकि आयोडीन का जो परमाणुीय आकार होता है वो बड़ा होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दृश्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रकाश का अवशोषण करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था उसकी अस्थायी अवस्था मानी जाती है, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसी ऊर्जा का क्या करेगा, उस समय। इसलिए आयोडीन जो AgI है, सिल्वर आयोडाइड है, वो पीला रंग का दिखाई देता है। और इसी प्रकार अगर इसका अपचयन करें तो क्या बनेगा, CH2I2, मैथिलीन आयोडाइड का निर्माण होगा। तो ये रिएक्शन किसकी थी, क्लोरोफॉर्म की और आयोडोफॉर्म की। इसमें से ट्रिपल ई नीट में बहुत से बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में, लेक्चरर में, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन बहुत से अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहती, सीधा मैंने आपको चार्ट से अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब एक बात और आती है कि जो आयोडोफॉर्म है उसका उपयोग कहां किया जाता है, आयोडोफॉर्म का उपयोग कहां किया जाता है, एक तो किया जाता है रोगाणुनाशी के रूप में, रोगाणुनाशी के रूप में, और दूसरा किया जाता है पूतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक, पूतिरोधी, जिसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है, पूतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आयोडोफॉर्म। और अब इसमें हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, यानी कि टेट्राहेलो एल्केन की बात करते हैं। तो ये आपको अच्छे से सारा क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे टेट्राहेलो एल्केन, टेट्राहेलो एल्केन। और टेट्राहेलो एल्केन में टेट्रामोनो हेलो एल्केन, और टेट्रामोनो हेलो एल्केन का संरचना सूत्र क्या होता है, CnH2n -2x4, CnH2n -2x4, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने कहा कि भाई C कितना है, यहां पर 1 है, C मान लीजिए 1 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा भाई, देखो हाइड्रोजन 2 गुणा 1 करेंगे, n का मान 1 है तो 2 गुणा 1 करेंगे, 2 2 - 2 करेंगे तो 0, हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे 0, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, तो CX4, और CX4 के स्थान पर क्या आ जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको पायरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पायरीन कहा जाता है, जिसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ठीक है। और दूसरा, इसका अणुभार किससे ज्यादा होता है, आयोडोफॉर्म से और क्लोरोफॉर्म से इसका अणुभार ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि सभी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन पोलर में कैसा, द्विध्रुव आगमन कितना होता है, 0 होता है। डाइपोल मूवमेंट कितना होता है इसका, 0 होता है। अब इसमें सबसे पहले इसकी बनाने की विधियों की बात कर लेते हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब बनाने की विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है क्लोरोफॉर्म को, CH-Cl3 को यदि मैं Cl2 के साथ अभिकृत कराऊंगा HNO फोटोन की प्रेजेंट में, मैंने आपको प्रभाती आसवन विधि करा रखी है मैथेन से या एल्केन के हेलोजनीकरण से, तो उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मुक्त मूलक क्रिया विधि के माध्यम से रिएक्शन संपन्न होती है, तो प्रोडक्ट बनता है इसमें CCl4 प्लस में क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो ये CCl4 का क्या हो जाता है निर्माण। एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 के साथ भी किसका निर्माण होता है, CCl4 का ही निर्माण होता है, क्योंकि जब CH2 की क्रिया
CH2 की क्रिया क्लोरीन अणु के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? क्लोरीन अणु के साथ। तो क्या बनता है? CCl4 बनता है। CCl4 बनता है और साथ में थायोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। थायोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये था CCl4 बनाने की दो इंपॉर्टेंट आपको विधियां मैंने आपको बताई, दोनों सिंपल सी हैं। अब अगर इसके चार्ट की बात करें तो सबसे पहले भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है? वही क्लोरोफॉर्म के समान के भौतिक गुण पाए जाते हैं। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो चार्ट में देखते हैं कैसे इसकी सारी रिएक्शन संपन्न होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, चार्ट है जो इसका। तो चार्ट की बात कर लेता हूं। सबसे पहले बीच में किसको रखेंगे? CCl4 को। CCl4 को मैंने रखा बीच में। क्लियर? अब देखो ध्यान दो, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ अभिकृत कराऊंगा। तो मैं रिएक्शन पहले करा के दिखा देता हूं आपको। जैसे C के साथ Cl, Cl और Cl। क्लियर? इसके मैंने 4 KOH मोल ले लिए। कार्बन के साथ क्या जोड़ गया? OH, 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 OH। ठीक है? और माइनस क्या निकल गया? 4 KCl। तो टाबरियो इसको तो K इस स्थायित्व ही खत्म होगो, और स्थायित्व जब खत्म होगो, क्योंकि इसमें तो सारा हाइड्रोक्सी समूह है, और सारा हाइड्रोक्सी जब समूह है तो उस स्थिति में सबका क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। तो H2O के जितने मोल निकलते हैं निकाल देते हैं। देखो H2O, ठीक है, H2O। तो 2 मोल तो किसके विघटित हो गए? H2O बाहर। अब क्या बचा? CO2 बचा। तो ये क्या बन गया? CO2। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। H2O के कितने मोल? 2। CO2 के भी कितने? 1। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात कर लेता हूं मैं फॉर्मुलेकरण की, रायबर्टीमान की। तो रायबर्टीमान में क्या होगा? किसके साथ रिएक्शन होती है? फिनोल के साथ। किसके साथ? फिनोल के साथ। और साथ में क्या लिया जाता है? KOH, एक्वस जलीय। क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो फिर से मैं इसको यहां पर क्लियर कर देता हूं। ये हो गया OH, ये हो गया C के साथ Cl, Cl और Cl। यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और साथ में क्या हो गया? एक्वस KOH। एक्वस KOH के कितने मोल ले लें? मान लीजिए चलो यहां से क्या निकाल लिया? HCl। अब 3 मोल ले लेता हूं, तो मैंने माइनस क्या कर दिया? HCl। 3 ही क्या निकल जाएंगे? KCl। अब क्या होगा? बेंजीन के साथ OH, C के साथ क्या जुड़ेगा? OH, OH, OH। क्लियर? जुड़ गया। अब ये कैसा है? अनस्टेबल। कैसा है? अनस्टेबल। माइनस क्या निकलेगा? H2O। देखो यहां से H2O हो गया बाहर। क्या बचा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण आएंगे, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड के लक्षण आएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं यहां लिख देता हूं। देखो बेंजीन के साथ OH, ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड निर्मित हो गया। क्या निर्मित हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहा जाएगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सॉरी एसिड, सैलिसिलिक एसिड। वहां पर राइबोटीमान में क्या बना था? सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म में। और जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या बना? सैलिसिलिक अम्ल बना। क्या बना? सैलिसिलिक अम्ल बना। तो इसका मतलब राइबोटीमान दोनों ही सही मानी जाती हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन के साथ भी। राइबोटीमान को आप आसानी के साथ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई वो किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर वो तीर के ऊपर फॉर्मुलीकरण दे रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड निर्मित होगा, और फॉर्मुलीकरण वो नहीं भी देता है तो इसका मतलब CCl4 देता है, यानी कि रिएक्टेंट में CCl4 देता है तो क्या होगा? सैलिसिलिक एसिड निर्मित होगा। अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका नाम क्या होगा? मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या लगाएंगे? ओइक एसिड अनुलग्न। और ये क्या हो गया? प्रतिस्थापित। तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने कार्ब शब्द इसमें पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए मैं कार्ब शब्द का यूज नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखना। नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो टाबरियो आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट इसमें बन गया बेंजीन के साथ OH, C डबल OH, यानी कि सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? अब इसमें देखो मैं बात करता हूं, मान लीजिए
H2O की बात कर लेता हूं। H2O ये 775 केल्विन टेम्परेचर पर भाप आश्रित होती है। भाप आश्रित का मतलब होता है जल योजन एक प्रकार से। तो देखो मैं यहां क्लियर कर देता हूं प्यारे बच्चों, इधर ध्यान देना। देखो C के साथ Cl के साथ Cl के साथ Cl और Cl और साथ में मैंने ले लिया H2O, ठीक है, H2O। तो देखो 2HCl हो गया बाहर सीधा सीधा सा, और क्या बचा COCl2। और आप जानते हो COCl2 क्या होती है? मारने वाली गैस, फोस्जिन। क्या होती है? मारने वाली गैस, फोस्जिन। बन गई फोस्जिन, तो ये बन गया COCl2 और साथ में क्या निकल गया? साथ में क्या निकल गया? प्लस में 2HCl। अब इधर ध्यान दो, मैं यदि HF के साथ कराऊं 2 मोल HF और SbCl5 एंटीमनी पेंटा क्लोराइड, तो क्या बनेगा टाबरियो? फिरोन। क्या बनेगा? फिरोन। और फिरोन कौन सा बनेगा? देखो यहां क्लियर करता हूं मैं इसको। यहां देखो ये चार्ट बन रहा है, अपना चार्ट तैयार हो रहा है ना लगातार। देखो अब यहां फिरोन की बात करता हूं मैं। देखो तो फिरोन कैसे बनेगा? इधर ध्यान दो, C के साथ Cl 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 और Cl, साथ में 2HF SbCl5। तो यहां से क्या निकलेगा? देखो एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। क्या बचा? 2HF बचा, यानी कि ये बच गया हाइड्रोजन। क्या बच गया? हाइड्रोजन। और देखो हाइड्रोजन बच गया तो क्या निकल गया? 2HCl निकल गया। जहां पर Cl थे वहां कौन जुड़ जाएंगे? F। तो इसका मतलब सूत्र क्या बचेगा अब इसका? देखो मैं यहां लिख देता हूं सूत्र क्या बचेगा। देखो ये हो जाएगा C के साथ Cl2F2। बचा कि नहीं बचा? ठीक है। और ये फिरोन कौन सा है अब आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे? C-1 क्लियर, H+1 और F। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? C में से देखो C कितना है? 1 माइनस 1 बराबर 0। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 0। तो 0 + 1 बराबर 1। और फ्लोरीन कितने बताओ टाबरियो? 2। तो फिरोन कितना हो गयो? 12। कौन सा होगा? 12। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कंपटीशन भयंकर एग्जामों में कि फिरोन 12 का सूत्र क्या होगा? तो क्या होगा? CCl2F2 होगा। तो मैंने आपको मेरे हिसाब से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CaCl3 आयोडोफोरम, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें आगे हेलो एरीन की। किसकी बात करता हूं? हेलो एरीन की। तो हेलो एल्केन जो टॉपिक था, हेलो एल्केन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन की, तो हेलो एरीन में मैंने आपको बता रखा है कि एरीन से या एरिल समूह से हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये कार्बन कौन सा होता है? द्वितीयक। ध्यान रखना कौन सा होता है? द्वितीयक। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अब मैंने आपको इसमें बात करूं, देखो इसमें क्या हो जाएगा? बेंजीन के साथ Br, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है। और एक विशेष नाम और देता हूं मैं, देखो ये होगा CH3। जब भी कोई प्रतिस्थापी जुड़े या कोई समूह जुड़े तो बेंजीन वाले की हमेशा किस स्थिति पर होता है? पैरा पर। ये इसकी क्या मानी जाती है? ऑर्थो मानी जाती है। ये इसकी क्या मानी जाती है? मेटा मानी जाती है। ये इसकी क्या मानी जाती है? पैरा मानी जाती है, ठीक है। तो मैं यदि इसको क्या कहते हैं? अब जब बेंजीन से CH3 जुड़ा होता है तो टाबरियो आपको नाम याद आ रहा होगा, टॉलुइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉलुइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉलुइन या मेथिल बेंजीन कहा जाता है। तो ये सारे क्या है? हेलो एरीन है, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें एक चीज मजेदार जो पॉइंट वाली बात होती है वो ये होती है बॉन्ड लेंथ की। एक तो मोनो हेलो एल्केन के बॉन्ड लेंथ की बात करूं, एक मैं करूं हेलो एरीन के बॉन्ड लेंथ की बात, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई की। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हेलो एरीन में क्या होता है? हेलो एरीन में अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन हेलो एरीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन हेलो एरीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन हेलो एरीन। तो देखो क्या होता है, मान लीजिए
ये स्थिति है, ये बेंजीन में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पर हेलोजन पर कितने लोन पेयर पाए जाते हैं? 3 लोन पेयर। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसी अवस्था है? संतृप्त अवस्था। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसी अवस्था है? असंतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था कैसी होती है? स्थायी अवस्था। असंतृप्त कैसी होती है? स्थायी अवस्था। ये क्या है? भूखा है एक तरह से, यानी कि डबल बॉन्ड के कारण इस कार्बन दोनों की वैलेंसी पूरी है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड आ गए? संतृप्त। मैं देसी सामान्य रूप में समझा रहा हूं, ये संतृप्त आ गए। तो ये क्या आता है? ये कार्बन की मेरे बीच में भी एक तरह से संतृप्त अवस्था है, और ये सारे कार्बन परमाणु बेंजीन वाले में कैसे होते हैं? समान। तो देखो एक लोन पेयर का जोड़ा अगर ये सिंगल बॉन्ड पर जाता है, किस पर जाता है? सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 और एक आने वाला लोन पेयर का बॉन्ड, तो 5 हो गई। तो ये डबल बॉन्ड खिसक कहां चला जाएगा? ऑर्थो पर। इसका मतलब एक तरह से कहा जाता है कि भाई हेलोजन परमाणु का तो कैसा प्रभाव हो गया? प्लस आर। कैसा हो गया? प्लस आर, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, प्रेरणिक प्रभाव। और जो बेंजीन वाले हैं उसका कैसा प्रभाव हो गया? माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, प्रेरणिक प्रभाव। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि यहां पर तो कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और कार्बन हेलोजन के बीच में आ जाएंगे डबल बॉन्ड के लक्षण। डबल बॉन्ड के लक्षण आने के बाद अब देखो इसमें लोन पेयर की संख्या कितनी बची? 2। कितनी बची? 2। और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है। क्या दिया है? लोन पेयर दिया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें डबल बॉन्ड के क्या आ रहे हैं? लक्षण आ रहे हैं। और एकांतर क्रम में क्या बच गया? डबल बॉन्ड बच गया। अब फिर से किस पर अटैक करेगा? इस सिंगल वाले बॉन्ड पर। जैसे इसने सिंगल पर अटैक किया था, ऐसे ही डबल बॉन्ड खिसक कहां जाएगा? पैरा पर। तो पैरा पर स्थिति कैसी हो जाएगी? माइनस। और एकांतर क्रम में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण और लोन पेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? लोन पेयरों की संख्या हो जाएगी इसमें 2। ठीक है। अब फिर से ये किस पर अटैक करेगा? सिंगल पर। और डबल बॉन्ड खिसक कर पैरा पर, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन का लगातार क्या दे रहा है? साथ दे रहा है, क्योंकि सभी कार्बन परमाणु की संयोजकता, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ यानी पूरी बेंजीन वाले में रेजोनेंस के कारण इसका अनुनादी संकर अनुनादी संकर निर्मित होने के कारण इसकी बंध लंबाई क्या पाई गई? लगभग समान पाई गई। उसको माना गया था लगभग कि कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और द्विबंध के बीच में लगभग 1.38 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन सारी इक्वल मानी गई थी 1.34 एंगस्ट्रॉम या 1.36। कुछ बुकों में 1.34 एंगस्ट्रॉम आ जाता है और कुछ बुकों में 1.36 एंगस्ट्रॉम आता है। इसलिए बेंजीन वाले की एक साइंटिस्ट था केकुले। क्या था? केकुले। और एक था डेबार। दोनों साइंटिस्टों ने बेंजीन वाले की अनुनादी संरचनाएं दी, जिसमें उनकी बंध लंबाइयों के बारे में निर्धारित किया कि भाई कार्बन कार्बन एकल बंध और कार्बन कार्बन द्विबंध के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी पाई जाती है। तो टोटल ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ मानी गई वो कुछ बुकों में 1.34 एंगस्ट्रॉम आती है, कुछ बुकों में 1.36 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है। तो अगली स्थिति क्या होगी? देखो यहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर चलते हैं, तो ये हो गया माइनस। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड बढ़ जाएंगे, हेलोजन पर वही लोन पेयर, और चार्ज इस पर भी चार्ज कैसा रहेगा? प्लस। और इस पर भी चार्ज कैसा है? प्लस। अब देखो वापिस से ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये खिसक कहां चला जाएगा? हेलोजन पर वापिस से। तो वापिस से हेलोजन पर जब पहुंचा उस स्थिति में क्या हुआ? एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और ये कार्बन हेलोजन के बीच में आ जाएंगे लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड के लक्षण। यानी कहने का अर्थ ये हो गया वापिस से इसके अष्टक का पूर्ण निर्माण हो गया 6 और 2 8। अब बात ये आती है कि कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बेंजीन वाले में शुरू होता है, तो मान लीजिए अगर ऐसे शुरू हो रहा है तो प्राप्त अपन को इसका जस्ट विपरीत होगा। ध्यान देना, मैं जो बार बार क्लिक कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। अगर ये इस प्रकार शुरू हो रहा है तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो वापस प्राप्त होगा लास्ट पर अनुनादी संकर बनने के बाद जो निर्मित होता है वो इस प्रकार निर्मित होगा। तो ये संरचना किसने दी थी? केकुले ने। तो बेंजीन वाले की सारी संरचनाएं आपको केकुले के, और ये क्या था? हेलो एरिन के बीच में अनुनाद। अब बात ये आती है कि भाई इसमें क्या आ रहे हैं? डबल बॉन्ड के लक्षण। तो डबल बॉन्ड के जब लक्षण आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ घट रही है, बॉन्ड लेंथ घट रही है। जबकि मोनो हेलो एल्केनों में क्या होता है? हेलो एल्केनों में बात करें तो उनमें बंध लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन डबल बॉन्ड के लक्षण तो उनमें भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बंध लंबाई क्या मानी जाती है? अधिक मानी जाती है। जैसे मैं बात करूं, ये आपको रेजोनेंस समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये स्थिति है। इस पर वही लोन पेयरों की संख्या 3। अब देखो यहां पर क्या स्थिति होगी? जैसे पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस स्थिति में भेजता हूं तो इस दोनों के बीच में क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के आंशिक लक्षण आ जाएंगे। तो स्थिति हो जाएगी CH2 सिंगल बॉन्ड चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस।
CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl। हो गया नहीं? और इस पर लोन पेयर की संख्या वापस से, यानी कि ये लोन पेयर का जोड़ा यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड की शक्कर यहाँ चला गया। इसके बीच में ये बंधन कैसा हो जाता है? आंशिक बंधन की स्थिति आ जाती है, आंशिक बंधन की स्थिति आ जाती है। लेकिन इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो पाने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ अधिक मानी जाती है बजाय हेलोइनो की तुलना में। तो ये मैंने आपको बताया था एक्रिल हैलाइड। क्या बताया था? एक्रिल हैलाइड। और एक्रिल हैलाइड क्या होता है? कार्बन परमाणु, सॉरी ये वाइनिल क्लोराइड हो गया था, इसमें हम एक्रिल हैलाइड की बात करता हूं तो मैं ये हो जाएगा GH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ Cl, ये स्थिति हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा? ये वापिस से इस स्थिति को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये अपने आप में एक लोन पेयर का जोड़ा यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड की शक्कर यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा कार्बन की वैलेंसी उस हिसाब से, सॉरी इसमें वही स्थिति बनेगी Cl के साथ। वाइनिल क्लोराइड की बात करेंगे, एक्रिल हैलाइड की नहीं, वाइनिल क्लोराइड की। वाइनिल क्लोराइड में क्या होगा? इसमें लोन पेयर की संख्या हो जाएगी, वो स्थिति हो जाएगी, आंशिक डबल बॉन्ड के क्या आ जाएंगे? लक्षण आ जाएंगे। तो वाइनिल क्लोराइड में क्या होता है कि जब इसकी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन पाने के कारण बॉन्ड लेंथ में इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता जितना कि हेलोएरिन में कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही थी? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही थी। इसलिए ये कंप्लीट रूप से आंशिक बंधन के रूप में आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं। तो ये इसकी क्या कहलाती है? अनुनादी संरचना मानी जाती है। तो मेरे द्वारा आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आगामी वीडियो की सूचना समय समय पर प्राप्त होती रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।